आप सभी 12,460 के भावी अध्यापकों का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात होगी। और खुशखबरी क्या है, किस चीजों पे हम बात करने वाले हैं, उस चीज को हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि आपके लिए खुशखबरी की बात क्या है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका बन जाता है, वो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है, वो 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो होगा वो विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पर चर्चा होगा। और दूसरा जो आपका विषय है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जो सिविल अपील उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन के संबंध में हम बात करेंगे। यानी जो 15 मई 2024 के अनुपालन के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील थी उत्तर प्रदेश का, अपील नंबर भी आपका है, इसी लेटर में सब कुछ दिया गया है। तो उन्हीं सब चीजों पे हम बात कर लेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका वैकेंसी थी 12,460, उसमें कुछ बच्चे बचे हुए थे। जैसे कि शून्य जनपद वाला जो बच्चे थे, बहुत सारे ऐसी कंडीशन थी जो कि कोर्ट में मैटर चली गई थी। तो उसमें 5,856 बच्चों की, जो 5,856 वैकेंसी ये जो बची हुई है, यानी जो 5,856 सीट बची हुई है जो नहीं हो पाई थी, उन्हीं के बारे में ये सब सारी चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट आपका है शून्य जनपद विवाद पर चर्चा करेंगे कि शून्य जनपद, जहां पे शून्य जनपद थे वहां पे बच्चों को किस तरीके से उनको नियुक्ति मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय रहते हुए सारी न्यूज़ आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज चीजों को बात कर लेते हैं, एक तरफ से चीजों को बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी नियुक्ति पत्र कब मिलेगी, किस डेट में मिलने वाली है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगी या फिर कुछ मैटर फंस जाएगा। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले आपको पता है कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नियुक्ति पत्र भी मिल गई है। और वाकई में नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, माफ करिएगा, नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। बस आपको जो होना है वो विद्यालय का आवंटन होना है। तो विद्यालय का आवंटन हो पाएगा या कुछ और मैटर भी फंसेगा, क्या होना है कोर्ट के द्वारा, इन सब सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। नियुक्ति पत्र आप सभी को बट गया है। कुछ बच्चों का नियुक्ति पत्र शायद लास्ट टाइम में जो बट रहा था, तो कुछ बच्चों का नियुक्ति पत्र रुक गया था, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट चले गए थे। तो कोर्ट से आदेश आया कि अभी जितना भी बट गया है, उसके बाद जो बचे हुए उनको अभी इसी पे रोक दिया जाए। ठीक है। तो उन्हीं सब सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब इसमें क्या है, देखिए, फिरोजाबाद है, मैनपुर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया, शामली, ये सब सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो है, इनमें होना क्या है, इनका जो विषय है वो कह रहा है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या कितनी है, 4131/2024, उमेश चंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 15 मई 2024 के अनुपालन के संबंध में। यानी इन्हीं के संबंध में ये चीजें आदेश जारी की गई है। और आदेश में क्या है, उन सबको हम निम्नलिखित रूप से बात करते हैं। जैसे देखिए, आपका आदेश जो है, हम मेन मेन पॉइंट पे बात करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको चाहिए
उसी पे बात करेंगे। अदरवाइज इसमें आदेश तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम उन्हीं आदेशों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हितकर होगा, जो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब क्या है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष विशेष अपील संख्या 613/2018, यानी 2018 केस स्टडी 2018, मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य, ये मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबद्ध विशेष अपील, यानी जितने लोग उससे रिलेटेड हैं, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो भी याची बने हुए थे या जो भी उसमें कोर्ट में आदेश दिए हुए थे, तो 31 कोर्ट में जो अपील दायर किए हुए थे उनकी बात हो रही है। तो आदेश 31/10/2023 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की पत्रांक 35,686 ये 2023-24 दिनांक 14/12/2023 द्वारा जनपद स्तर पर दिनांक 29/12/2023 को अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही के उपरांत, यानी आपके 29 दिसंबर 2023 को अभिलेखों का परीक्षण, यानी जो आपके रिकॉर्ड थे उनका परीक्षण कर लिया गया था। उसके उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 30/12/2023 एवं पत्रांक संख्या इतना है, दिनांक 3 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों को दिनांक 7 जनवरी 2024 को नियुक्ति अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश, कहाँ, लखनऊ, लखनऊ के माध्यम से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही निम्न सारणी के अनुसार संपादित की जाती है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो जो बच्चों का अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है, जिन जिन बच्चों का रिकॉर्ड का सत्यापन हो चुका है, उनके लिए विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जा रही है, और विद्यालय की जो आवंटन की कार्यवाही है वो निम्न डेट के अनुसार है। ठीक है, दिनांक 30/12/2023 एवं दिनांक 7/1/2024 को 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अहर्य पाए गए अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, यानी इन सबको नियुक्ति पत्र क्या कर दिया गया है, निर्गत किया गया है, कि विद्यालय के आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। और वो कब की जाएगी मेरे भाई, वो आपके 27 जून 2024 के अपराह्न दोपहर से 29/6/2024 तक क्या किया जाएगा, उनके स्कूल का आवंटन किया जाएगा, यानी विद्यालय आवंटन किया जाएगा। ठीक है, विद्यालय आवंटन किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा, 27 जून से 29 जून तक विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। और विद्यालय आवंटन मेरे प्यारे दोस्त वो आपके ऑनलाइन होंगे, जो भी विद्यालय आवंटन होगा वो ऑनलाइन होगा, और इसीलिए सारे दस्तावेज स्कूलों से सारी आंकड़े मांगे जा रहे हैं कि इस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, कितने बच्चे हैं, उन सब का आंकड़ा मांगा जा रहा है, जिससे कि आप भावी और तेज तर्राक अध्यापकों को उस विद्यालय में भेजा जाए, जिससे कि विद्यालय की व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त हो जाए और बच्चों की पढ़ाई के साथ एक अच्छी रणनीति मिले। तो इसलिए प्रत्येक विद्यालय से ब्लॉक वाइज, जिला वाइज विद्यालय से वहां मांगा जा रहा है कि इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों के सापेक्ष कितने टीचर हैं, कहीं कहीं एकल विद्यालय है। ठीक है, तो उन सब पे जब ये सब सारी चीजें मांगी जा रही हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उन विद्यालयों में भेजा जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। अब देखिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कैसी होगी, आपको ये पता हो गया कि आपको जो विद्यालय आवंटन होगा उसका डेट क्या है, 27 से 29, 27 अपराह्न से 29 जून तक आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा। मे भी अब कोई पेच नहीं फंसना चाहिए, संभवतः ऐसा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बिल्कुल आपको विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। तो पहले ही क्या है, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया देखिए, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी कैसे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया किस तरीके से बन रही है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी है। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या रिट 981 68/5/2022 67/2021 दिनांक 20 अगस्त 2022 में दिए गए निर्देशानुसार, यानी जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों के अनुसार दिनांक 27/6/2024 यानी 27 जून 2024 के अपराह्न से
29 जून 2024 तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से की जाएगी। यानी जो आपकी वैकेंसी जब निकली थी 2022 में, उसमें जो भी जियो था, जो भी उसका नियम था, उसी नियम के अकॉर्डिंग चीजें की जाएंगी और ये कहाँ से, लखनऊ के माध्यम से की जाएंगी। विद्यालय आवंटन के संबंध में समस्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में गठित समिति की उपस्थिति में संपादित की जाएगी। ठीक है, तो नियमावली के अनुसार जो समिति की उपस्थिति होगी उसी के द्वारा ये सब सारे निर्णय लिए जाएंगे। अब इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि विद्यालय आवंटन की समस्त कार्यवाही एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। जैसा हमने आपको बताया, जो विद्यालय के आवंटन की सारी प्रक्रियाएं हैं, सारी कार्यवाही है, वो किसके माध्यम से होगी, ऑनलाइन के माध्यम से होगी। आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा कि आपको किस जिला, किस ब्लॉक और कौन सा स्कूल है, ये सब आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसे कह रहा है, अहर्य अभ्यर्थियों को, यानी जो अभ्यर्थी अर्हता को पूरी करते हो, उनके लिए अहर अभ्यर्थियों को गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जो कि अभी तक चलता आ रहा है कि गुणांक के अनुसार ही आपको सूचीबद्ध किया जाएगा। जिसका जैसा गुणांक रहेगा उसका उसी के अकॉर्डिंग उसको विद्यालय और ब्लॉक और जिला मिलेगा, यानी जिला, ब्लॉक और विद्यालय मिलेगा। ठीक है, हर अभ्यर्थियों को गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग महिला, ध्यान रखिएगा, दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष शिक्षक की सूची अलग अलग मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यानी जो दिव्यांग महिला होगी सबसे पहले उसको रखा जाएगा, फिर दिव्यांग महिला के बाद दिव्यांग पुरुष को रखा जाएगा, फिर उसके बाद महिला और फिर पुरुष रखे जाएंगे। तो ये यानी सबसे पहले वरीयता किसको दिया जाएगा, दिव्यांग महिला को, फिर दिव्यांग पुरुष को, फिर उसके बाद महिला को, फिर उसके बाद क्या, पुरुष को दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी सूची तैयार की जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये करा है, विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किए जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरुष शिक्षक को गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में प्रदान किया जाएगा। गुणांक के आधार पर जिसका गुणांक ज्यादा होगा पहले उसको, फिर उससे कम वाले को, इस तरीके से किया जाएगा। गुणांक समान होने पर, ध्यान रखिएगा, अगर गुणांक समान होने पर अधिक आय वाले अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी। सपोज दैट कोई दो पर्सन है, उनके दोनों के गुणांक समान हो गए, कोई दो आदमी है, उन दोनों, दो अध्यापक है, उनको दोनों गुणांक क्या हो गए, समान हो गए। अगर दोनों के गुणांक समान हो जाते हैं तो वरीयता किसको दी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा रहेगी, जिसकी क्या रहेगी, जिसकी एज ज्यादा रहेगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो अधिक आय वाले अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान है, अगर एज, दोनों की एज समान हो गई तब क्या करेंगे, अगर दोनों की एज जब समान हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। यानी नाम के किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। सपोज दैट किसी का नाम अजय है, AJAY, और अगले का नाम क्या है, भानु है, और दोनों की एज क्या है भैया, समान है। जब दोनों की एज समान हो गई तो वरीयता किसको दिया जाएगा, पहले अल्फाबेट वाले को वरीयता दिया जाएगा, अजय वाले को पहले कर दिया जाएगा। ठीक है, वरीयता दी जाएगी। ये तीसरा। चौथा पॉइंट कर रहा है, अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है में 5 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करते हुए शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक व उनमें अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एनआईसी एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जहां जो विद्यालय एकल होंगे, जहां एक टीचर होंगे, या जहां कोई टीचर नहीं, केवल शिक्षा मित्र संभाले हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां केवल शिक्षा मित्र हैं। जब अगर वहां केवल शिक्षा मित्र है तो वहां शून्य रिक्तियां मानी जाएगी, यानी वहां शिक्षक नहीं है। भले ही 2 3 4 शिक्षा मित्र हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वहां सहायक अध्यापक नहीं रहेंगे उसको 0 माना जाएगा। तो शून्य शिक्षक वाले जो स्कूल होंगे वहां पे पहले होगा, फिर एकल शिक्षक, फिर 2 शिक्षक, फिर 3 शिक्षक। ठीक है, और उससे अधिक वाले शिक्षकों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले शून्य विद्यालय वाले, फिर एकल विद्यालय वाले जहां एक
शिक्षक हैं, फिर 2 विद्यालय जहाँ 2 शिक्षक हैं उस वाले विद्यालय भेजा जाएगा, फिर 3 शिक्षक जहाँ पे हैं उस वाले विद्यालय भेजा जाएगा, और इसकी काउंटिंग यानी इसकी जो रेशियो बनाई जाएगी वो बच्चों से बनाई जाएगी कि हाँ बच्चे कितने हैं और उन बच्चों के अकॉर्डिंग कितने टीचर हैं। ठीक है, चलिए। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 शिक्षक, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में एक शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। यानी जहां शिक्षक विहीन विद्यालय है, या 2 शिक्षक हैं, या एक शिक्षक वाले विद्यालय में, या एक शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में, तो उसमें शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट कर रहा है विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए, शिक्षक व शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा 2 हैं में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। यानी ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षक व शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए यानी जोड़ते हुए शून्य, एकल या 2 हैं, शून्य है या एकल है या 2 हैं। एक मिनट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा 2 हैं में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। कहने का सेंस ये है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में जहां शिक्षा मित्र, शिक्षक जोड़ करके उनको सम्मिलित करते हुए अगर शून्य हो रहे हैं, जैसे वहां कोई शिक्षक ही नहीं है, केवल शिक्षा मित्र ही है, ठीक है, तो हमने अभी बताया कि वो शून्य माना जाता है। तो शून्य जब माना जाएगा तो उसी को अवरोही क्रम में पदस्थापित किया जाएगा, पहले वहां शिक्षक को भेजा जाएगा। ठीक है। सातवां पॉइंट कर रहा है ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जाएगी। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की जो कार्यवाही होगी वो ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालय में की जाएगी। यानी सबसे पहले क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ही आप सबको भेजा जाएगा, क्योंकि आप लोग तेज तर्राक अध्यापक हैं, तो इसलिए ग्रामीण की स्थिति थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ है, डामाडोल है, इसलिए आप सभी को पहले कहाँ भेजा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ही भेजा जाएगा। और कोई घबराने की बात नहीं है, आप जैसे ही कुछ साल नौकरी कर लेंगे उसके बाद आपका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित हैं में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि राजस्व ग्राम व जो नगर विकास विभाग में आता है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें उस परिषदीय विद्यालय में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा है, सपोज दैट लगता है ऐसा कि वहां पे सफिशियंट टीचर हैं, इसलिए उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है जो उसे सूची से अलग करने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, चलिए। अगला करा अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जाएगी। अब अध्यापक की जो सूची होगी उसको किस तरीके से तैयार की जाएगी उसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे जब आप सबकी सूची तैयार की जाएगी तो कैसे सूची तैयार की जाएगी अभी फिलहाल बताया गया, लेकिन कुछ पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो सूची तैयार की जाएगी, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। हमने बताया कि पहले दिव्यांग महिला की ही सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद दिव्यांग पुरुष का, फिर महिला, फिर पुरुष, और ये सब गुणांक के आधार पर होंगे। ठीक, ये सब पहले इन सबको करने के बाद फिर दिव्यांग पुरुष, दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुष का करने के बाद फिर जो सीट बचती है उस पे हम क्या करते हैं, फिर महिला और पुरुष पे डिवाइड कर लेते हैं। अगला पॉइंट करा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर, यानी जो आप गुणांक पाए हुए हैं उसके आधार पर दिव्यांग पुरुष की सूची अवरोही तैयार की जाएगी। दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष। ठीक है, उसके बाद 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी। फिर पुरुष अध्यापकों की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। इसका सबसे पहले ना ज्यादा नंबर होगा, मान चलिए किसी का 105 नंबर है, कुछ भी हो, जो भी हो, 98 नंबर है,
किसी के 97 नंबर है तो पहले 98 नंबर को वरीयता दी जाएगी, फिर 97 नंबर को वरीयता जाएगी। इसी को कहते हैं अवरोही क्रम। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गुणांक समान होने पर अधिक आय वाले अध्यापकों को वरीयता दी जाएगी, जो कि अभी पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आय भी समान है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के यानी ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। जिसका वर्णमाला पहले पढ़ता होगा पहले उसको हम करेंगे। ठीक, चलिए। और अगला कर रहा है विद्यालय। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना। विद्यालय की सूची कैसे तैयार किया जाएगा इसके बारे में ध्यान रखिए कि कैसे किस तरीके से आपकी जो नियुक्ति जो होने वाली है उसमें जो विद्यालय की सूची तैयार की जा रही है वो किस तरीके से तैयार की जा रही है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारा अगर इतना नंबर है तो हमको लगभग लगभग कहाँ मिल सकता है। इस चीज से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है कि विद्यालयों का चिन्हांकन मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मानव संपदा डाटा डंप के क्रम में वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार कर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, क्योंकि अब क्या हो गया है कि सारी चीजें मानव संपदा से हो गई हैं। ठीक है, सारी चीजें मानव संपदा पोर्टल से हो गई हैं। जैसे जब आप अध्यापक हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे बेसिक में, तो अब आपकी जो सैलरी आती है वो मानव संपदा पोर्टल से ही आपको अनलॉक करना होता है। सैलरी स्लिप लॉक करनी होती है, सैलरी को लॉक करनी होती है, उसके बाद ही आपकी सैलरी आ जाती है। यानी कि फिर उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को सैलरी आ जाती है। 21 तारीख से 23 तारीख तक के बीच में आपको सैलरी लॉक करनी होती है। किससे? प्रत्येक महीना के 21 से 23, बस 21 समय रहता है, 22 और 23 3 दिन का समय रहता है। अगर इसमें आप सैलरी लॉक नहीं करते हैं, ये तो बाद की प्रक्रिया है, जब आप अध्यापक हो जाएंगे, जब आपको विद्यालय मिल जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा मानव संपदा की बात आई इसलिए मैं सोचा आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें 21 से 23 के बीच यानी 3 दिन का आपको समय रहता है। अगर 3 दिन तक आप अपनी सैलरी को लॉक कर दिए हैं तो आपका वेतन आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वेतन नहीं आएगा। और जब वेतन नहीं आता है तो लास्ट में बहुत परेशानी होती है, कई महीने लग जाता है उसको वेतन आने में। ठीक है, दूसरा हो रहा है सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यानी जहां शिक्षक विहीन है, जहां शिक्षक है ही नहीं, केवल शिक्षा मित्रों के मत्थे स्कूल चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे अवरोही क्रम में ये चीजें तैयार की जाएंगी, वहां पे भेजी जाएंगी। तीसरा पॉइंट कर एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अनुपात अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। जहां एकल विद्यालय है और बच्चे वहां ज्यादा हैं, टीचर एक ही है, तो उसको वरीयता दिया जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आता है जब शून्य हो गया, फिर एकल हो गया, फिर अब 2 शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। अब जिस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, एकल हो गया, तो दोनों जहां खोजा जाएगा कि इस विद्यालय में 2 शिक्षक है और बच्चे कितना है, बच्चे के अनुपात के अनुसार ही हम चीजों को निर्धारित करेंगे। पांचवा, छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। अगर छात्र अध्यापक अनुपात समान है तो तब क्या करेंगे, तब उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार करेंगे। चलिए, छठवां पॉइंट करा है विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। वहां पे फिक्स है कि वहां केवल 1 शिक्षक ही पदस्थापित किए जाएंगे। ठीक है। सातवां, विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा 2 में है, तो वरीयता के आधार पर शिक्षक क्या किए जाएंगे, पदस्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के तकनीकी चरण। इसके टेक्निकल चरण क्या है विद्यालय आवंटन के, तो इसके टेक्निकल चरण के बारे में देख लेते हैं कि समस्त विद्यालयों की सूची जिस कक्ष में अध्यापक अध्यापिका बैठेंगे के बाहर तथा प्रांगण में चस्पा किया जाएगा। यानी आप कैसे जानेंगे इस चीज को, ध्यान रखिएगा, कैसे जानेंगे इस चीज को कि ये क्या है। तो वहां पे जो लखनऊ में जब आप जाएंगे तो पूरे विद्यालय की सूची जिस प्रांगण में आप बैठे रहेंगे वहां पे चस्पा कर दिया जाएगा, बाहर प्रांगण में चस्पा कर दिया जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे जब चस्पा कर दिया जाएगा तो उसको आप देख करके पता कर लेंगे कि हमको किस जिले में मिला है और किस जिले किस ब्लॉक में मिला है।
दूसरा, प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालय की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। और दूसरा ये है, एक तो चस्पा करना, दूसरा ये है कि प्रोजेक्टर लगा रहेगा, उसमें सारे विद्यालयों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित रहेगी, यानी दिखती रहेगी। तीसरा, ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। यानी ऑनलाइन विकल्प के आधार पर तत्काल आपको क्या कर दिया जाएगा, आवंटित विद्यालय के आदेश प्राप्त कर दिए जाएंगे, यानी वहां पे ऑनलाइन सब हो जाएगी। ठीक। और चौथे पॉइंट में है, विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्ति कम की जाएगी तथा विद्यालय में रिक्ति समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा। जैसे जिस विद्यालय को जितनी आवश्यकता है, अगर वो उसमें उतने उतने टीचर मिल जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन उस चीजों को रिक्त, उस स्कूल और उस ब्लॉक को, सॉरी, उस ब्लॉक से जो स्कूल जिसमें टीचर मिल गए हैं, उसको ऑनलाइन हटा दिया जाएगा। ठीक है, उस विद्यालय को हटा दिया जाएगा। जैसे कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक में कोई विद्यालय है, जो भी विद्यालय हो, अगर वो उसमें टीचर सफिशियंट हो गए, तो उसको ऑनलाइन विद्यालय को हटा दिया जाएगा, वो फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए, फिर अगला पॉइंट करा है, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम। कह रहा है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्रम क्या है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उसके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा, ये तो चीज बताया गया अभी। और फिर उसके बाद दिव्यांग पुरुष को, फिर उसके बाद प्रक्रिया महिला अध्यापिका को, फिर पुरुष अध्यापक को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट करा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु समय सारणी दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला पुरुष के लिए तैयार की जाएगी। यानी समय सारणी इसके लिए तैयार की जाएगी, और वरीयता का क्रम वही है कि दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर महिला व पुरुष, इस तरीके से। फिर छठवां पॉइंट करें, निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग अथवा महिला अध्यापिकाओं, पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। कह रहा है, निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग अथवा महिला अध्यापिका व पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना होगा। यानी अगर आपको विद्यालय आवंटन कराना है, तो आपको निर्धारित समय पर जितने भी हो, चाहे वो दिव्यांग पुरुष हो, दिव्यांग महिला हो, जो भी हो, उसको निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी और को आपको भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी किसी और को भेजने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और ये किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा, प्रतिस्थापनीय अनुमय नहीं होगा। यानी किसी, सोचिए आप कि चलिए अपनी जगह हम किसी और को भेज देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल चलने वाला नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक अध्यापिकाओं के 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में प्राप्त भारांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यानी ये चीजें पहले ही तैयार करके भारांक रख लिया जाएगा, इससे आपसे मतलब नहीं है। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापक से तैयार की जाएगी। ठीक है, जिससे जिसमें अभ्यर्थी का नाम क्या रहेगा, अभ्यर्थी का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक रहेगा, जन्मतिथि रहेगा एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जाएगा, तथा संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर, दिनांक व समय अंकित कराते हुए कराया जाएगा। ये सारी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये चीजें हैं। और वही चीजें है कि इन सब में क्या है, अध्यापक अध्यापिका हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो विद्यालय आवंटन है तो अवसर प्रदान किए जाने, उससे कम भारांक वाले अध्यापक अध्यापिका को विद्यालय आवंटित किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। या जिसका भारांक कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास सीट जो बची है उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है, 5856 ही करना है, तो उसी भारांक के अनुसार होगा, वो चाहे किसी कोई महिला हो चाहे पुरुष हो। नवा पॉइंट करें, अध्यापक अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के बाद उसमें एक रसीद दी जाएगी, जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय व दिनांक अंकित किया जाएगा, तथा जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। यानी वहां जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, उनके नामित अधिकारी के हस्ताक्षर भी उस पंजिका पर होगा।
ठीक है। 10वां पॉइंट करा, अध्यापक अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जाएगी। ये सब रही बात समुचित व्यवस्थाओं की कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब देख लीजिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है, एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना। जब आपको चीजें मिल जाएंगी, जब आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा, तो जब आप उस विद्यालय में जाएंगे, कार्यभार ग्रहण करने जाएंगे, तो कैसे क्या करेंगे उस चीजों के बारे में बताया गया है। इन सबको आप जानते रहिएगा। इसमें बताया गया है कि संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को आवंटित विद्यालय पर दिनांक 1/7/2024 को अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। यानी आपको 1 तारीख को पहुंच जाना है अपने विद्यालय, और वहां से उसी दिन से आपको अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है। कै तारीख? 1 जुलाई को। ठीक है। संबंधित अध्यापक अध्यापिका से संबंधित समस्त तैनाती विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। जितने भी आपके लेखा रहेंगे, जितने भी आपके रिकॉर्ड रहेंगे, जितने भी आपके विवरण रहेंगे, सब मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे। आपसे मांगी जाएगी, जब आप जो आपका ब्लॉक मिल जाएगा, जब आप विद्यालय पे चले जाएंगे, तो आपको अपने बीआरसी यानी ब्लॉक पे बुलाया जाएगा, बीआरसी पर बुलाया जाएगा, और वहां पर आपको आपकी सारी डाटा मांगी जाएगी कि आप बताइए क्या क्या चीजें हैं, और वो उसको मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। जिससे कि क्या होती है कि अब आज जो भी कार्यवाही चीजें होती हैं, जो भी मानव संपदा से जितनी भी कार्यवाही है, चाहे अगर वो आप स्कूल में एब्सेंट होते हैं, या कोई भी है, छुट्टी लेना है, कुछ भी करना है, सैलरी लॉक करनी है, सारी चीजें किससे होनी है? मानव संपदा पोर्टल से होनी है। जब सारी आपकी डिटेल्स उसमें फीड रहेंगी, तो किसी भी कोई चीज किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, अधिकारी पूछेगा, बस आपसे मानव संपदा कोड पूछेगा, बस मानव संपदा कोड उसको पता हो जाएगा, तुरंत वहां से वो जो भी करना होगा, अगर आप अनुपस्थित है विद्यालय में, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। ठीक है। ये सब सारी प्रक्रियाएं हैं। अगला, किसी भी अध्यापक अथवा अध्यापिका द्वारा किसी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी आप सोर्स सिफारिश का प्रयोग नहीं करेंगे। बाहरी प्रभाव का मतलब सोर्स सिफारिश का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम होगा। यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो यह माना जाएगा कि वह कृत उसके द्वारा किया गया है, तथा उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर ऐसा पता चलता है कि आप कहीं बाहरी से, बाहरी प्रभाव का यानी कि सोर्स सहायक का काम कर रहे हैं, कि हमारा गुणांक कम है, फिर भी आप सोर्स लगवा रहे हैं, या आपको कहीं और विद्यालय चाहिए उसके लिए सोर्स लगा रहे हैं, ऐसा पता चलता है, तो उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधी अध्यापक अध्यापिका के विरुद्ध सेवा नियमावली कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी, तथा इसके आशय की प्रविष्टि उनके सेवा पुस्तिका में की जाएगी। ठीक है। अगर ये उस तब है जैसे आप ज्वाइन कर लिए, सपोज दैट, और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर वहां पे आप जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिए कि स्कूल हम नहीं जाएंगे, तो उसके लिए भी है। अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपकी सेवा पुस्तिका सब ऑनलाइन रहेगी, वो उस पर चीजें चढ़ जाएंगी, और जब चढ़ जाएगी तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर नहीं पता होगा, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें ये होती हैं कि आपके प्रमोशन में दिक्कत, और उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट में दिक्कत, इन सब में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। अगला कह रहा है विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 27/6/2024। हमने बताया था कि विद्यालय आवंटन का जो कार्यवाही स्टार्ट होगी, वो 27 से 29 तक हो जाएगी। 27 से स्टार्ट होगी और अंतिम 29 तक खत्म कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी। ठीक है। तो लगभग ये आपकी जो काम की चीजें थी उसको बता दिया गया। ठीक है। इन सब चीजों से आप अवगत रहेंगे, आपको पता रहेगा, तो आपको और भी चीजें आसानी होंगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और इस बार गवर्नमेंट्स पूरी मूड में है, पूरे एकदम बिल्कुल वो तैयार है कि आपकी जो प्रक्रिया है उसको करा करके जल्दी जल्दी आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाए। और जो भी हमारे भाई बच्चे होंगे अभी, वो भी अब तैयार होंगे, जिनका यूपी डिलर फोर्थ सेमेस्टर होगा, इन थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद फोर्थ सेमेस्टर देंगे, या जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, वो भी एकदम तैयार रहे टेट और सीटेट के साथ। कोई एक अपना निकाल लीजिए एग्जाम। अभी 7 तारीख को सीटेट होने वाला है, तो जो भी
हमारे प्यारे दोस्त बचे हुए होंगे वो निकाल लें, बिल्कुल सीटेट को अच्छी तरीके से बढ़िया नंबर से निकाल लें और तैयारी में लगे रहें कंटिन्यू, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी आएगी और आपके मुंह भी मीठे होंगे। तो इसलिए आप अपनी कमर एकदम कस लीजिए, बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल हिला-हवाली मत करिए और संभवतः आपको नौकरी मिलने ही वाली है। ठीक है? तो चलिए दोस्त, ये तो रही आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, इसलिए हमने सोचा आपको बता दिया जाए, न्यूज़ दे दिया जाए, जिससे कि आप बिल्कुल रेडी रहें। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में। जो भी आपकी आपसे रिलेटेड जो भी संबंधित खबरें आएँगी, आप तक अवश्य पहुँचाई जाएँगी। तो प्लीज़ अगर आप माय चैनल पे नए होंगे तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ से न्यूज़ मिलेगा आपको, वो बेल यानी घंटी के माध्यम से आपको प्रतीत हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? ओके।